नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजे हैं और रोजाना की तरह लेकर हाजिर हूं दमदार 10 में आज आपको सुबह की हर खबर दिखाने जा रही हूं। दमदार 10 में आपको बताऊंगी आज गुजरात को क्या सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। केजरीवाल के बाद कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। हरियाणा चुनाव के बीच अनिल विज ने कैसे बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। अयोध्या में एक और गैंगरेप कांड से कैसे मची सनसनी। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ क्यों नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शन। तो बरेली और झांसी में धार्मिक जुलूस के दौरान क्यों मचा बवाल। हरिद्वार में 1 लाख के इनामी बदमाश का पुलिस ने कैसे किया एनकाउंटर। बहराइच में भेड़िए ने अब किसे बनाया शिकार। कश्मीर में जान बचाकर भाग रहे आतंकियों को कैसे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। खबरों का ये धुआंधार शो है और सबसे पहले बात होगी बारामूला की। बारामूला से आतंकियों के खात्मे की। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 14 सितंबर को 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। अब इसमें सुरक्षा बलों के एक्शन का वीडियो सामने आया है। भाग रहे आतंकी पर गोलियों की बौछार करते हुए सुरक्षा बलों ने मौके पर ही उन्हें ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है जिसे देख आतंकियों की रूह कांप जाएगी। सेना ने पहले स्कूल कैंपस को घेरा और फिर टेक्नोलॉजी के दम पर तीनों को मौके पर ढेर कर दिया। कुछ मिनटों के ऑपरेशन में सेना ने जवानों ने तीनों आतंकियों को मार गिराया। आतंकी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से देखिए कैसे बाहर निकल रहा है। ये देखिए तस्वीर। जान बचाने के लिए वो बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था। 2 कदम भी वो नहीं ढंग से चल पाया कि भारतीय जवानों ने गोलियों की बौछार उस पर कर दी। उसे जमीन पर गिरा दिया। उसकी बंदूक भी गिर गई। आतंकी ने फिर अपनी बंदूक उठाई और हमले की कोशिश की, लेकिन चौतरफा फायरिंग में वो चंद सेकंड भी खुद को बचा नहीं पाया। गोलियों की बौछार ने मौके पर आतंकी का काम तमाम कर दिया। ये 3 तस्वीरें बता रही है कि कैसे बारामूला के स्कूल में छिपे हुए आतंकी का सफाया किया गया। सेना ने अपना ड्रोन कमरे के अंदर भेजा तो ये तस्वीरें सामने आई। ये देखिए आप, एक आतंकी कमरे के कोने में छिपा हुआ था। दूसरा आतंकी एक दीवार के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा था, जबकि तीसरा आतंकी बाहर निकलने के फिराक में था। वो यहां से भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, इस बिल्डिंग से बाहर निकला, बमुश्किल 2 कदम चला और ढेर कर दिया गया। आपने आतंकी को शूट करने वाला वीडियो देखा। उसी दिन की एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं जब आतंकी जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। गोली लगने के बाद आतंकी जमीन पर पड़ा हुआ था। सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम ने आतंकियों को ढेर कर दिया। एनकाउंटर के दौरान ड्रोन कैमरे में एक आतंकी का वीडियो कैप्चर हुआ। इसमें गोली लगने के दौरान वो जमीन पर तड़प रहा था। यह एनकाउंटर बारामूला के चकटॉपर पट्टन इलाके में हुआ। 14 सितंबर को यह एनकाउंटर अंजाम दिया गया था। अब खबर दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद नए मुख्यमंत्री को लेकर हलचल तेज हो गई है। बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल के घर पर दिल्ली के नए सीएम को लेकर मीटिंग होने वाली है। थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचने वाले हैं। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच दिल्ली के नए सीएम को लेकर चर्चा होगी। कल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद कल ही आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की मीटिंग में दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा, जो चुनाव तक दिल्ली की सरकार चलाएगा। वहीं इस्तीफा देने से पहले अरविंद केजरीवाल आज राजघाट जा रहे हैं। केजरीवाल राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। केजरीवाल ने कल ऐलान किया था कि वो 2 दिन के अंदर अंदर इस्तीफा दे देंगे। उनके इस ऐलान के बाद इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि उनके बाद दिल्ली का सीएम कौन होगा। क्या केजरीवाल आतिशी को दिल्ली की कमान सौंपेंगे या फिर कोई और दिल्ली की बागडोर संभालेगा। अब सबकी निगाहें कल होने वाली विधायक दल की बैठक पर है। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद होने वाली इस बैठक में दिल्ली का नया सीएम चुना जाएगा। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि विधायक जिसे भी चुनेंगे उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत या फिर गोपाल राय, इन चारों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर निकलने के बाद ही एक तरीके का ये मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने में अब बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रहा है। ऐसे में दिल्ली की जनता के कामकाज ठप हो, ऐसा खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि चुनावों में जाना है पार्टी को।
ऐसे में ये बड़ा ऐलान है। भास्कर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। भास्कर, देखिए उसी दिन मैं कह रही थी कि वो इस्तीफा क्यों नहीं देंगे और उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब 4 चेहरों में से कौन दिल्ली की बागडोर संभालेगा, ये एक सवाल है। आपकी सोर्सेस क्या बता रहे हैं? ऑफिशियली तो कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। क्लास लगाए जा रहे हैं, सिर्फ कौन हो सकते हैं। सबसे ऊपर नाम इसमें आतिशी का है। आतिशी का इसलिए नाम सबसे ऊपर है कि दिल्ली सरकार की पूरी जिम्मेदारी मंत्रालय के पास में है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों का विश्वास है उनके ऊपर, और अधिकारियों से इस तरह का संबंध रहता है, उनका काम करवाना बड़ी जिम्मेदारी है दिल्ली सरकार के पास में, और कम समय है विधानसभा चुनाव में, और इस आम आदमी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि जो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी पूरी जानकारी के लिए भास्कर। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे वाले दाव ने दिल्ली का सियासी पारा हाई कर दिया है। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का हमला और तेज हो गया है। बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल को मास्टर ऑफ यू टर्न बताया है और कहा है कि आगे कुछ भी हो सकता है। तो वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अगर केजरीवाल को अपने आप पर इतना भरोसा है और वो जल्दी चुनाव चाहते हैं तो विधानसभा भंग क्यों नहीं कर देते। केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, मास्टर ऑफ यू टर्न है। 48 घंटे के बाद ही पता चलेगा कि वो अपने निर्णय पे टिके भी रहते हैं नहीं। पर मैं पूछना चाहती हूँ, 48 घंटे की मोहलत क्यों मांग रहे हैं? क्या उनके दल में किसी प्रकार का दंगल चल रहा है सत्ता के मोह को लेकर? और ये इस्तीफा यदि नैतिकता के आधार पर है तो 177 दिन पहले आ जाना चाहिए था। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संकेत दिया था, लेकिन तब तो केजरीवाल जी ने सत्ता के मुंह में दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को जन्म देने का चयन करा था। दिल्ली की जनता अपना वर्डिक्ट इनको दे चुकी है और दोबारा भी देगी, क्योंकि दिल्ली की जनता इस भ्रष्टाचारी सरकार से निजात चाहती है। दिल्ली की जनता इनसे मुक्ति चाहती है। ये कल के रहते आज चुनाव करवा लें। और अगर ये जो 2 दिन मांग रहे हैं, ये 2 दिन में क्या करना चाहते हैं? माता सुनीता के लिए कोई माहौल तैयार करना चाहते हैं या 2 दिन में माल बटोरना चाहते हैं? अरे पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भंग करो, जाओ चुनाव कराओ, दिल्ली की जनता कर देगी फैसला। इतना इंतजार क्यों करना 5 महीने का? अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे दें। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल विधानसभा भंग नहीं करेंगे। बीजेपी चाहे तो फरवरी से पहले चुनाव करवा ले। बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री विधानसभा भंग करते नए चुनाव होते। मुख्यमंत्री विधानसभा क्यों भंग करे? उन्होंने चुनाव की बोल दिया, नवंबर में चुनाव करवा दो। भंग किस लिए करें? भंग क्यों करें? चुनाव के लिए बोल दिया, अब चुनाव गेंद उनके पाले में, चुनाव करवा दें, फरवरी से पहले करवा दें। नवंबर में मांग किया, चुनाव करवा दें, कोई दिक्कत नहीं। भंग क्यों करें? भंग किस लिए करें? नया मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए कोई चर्चा? कोई चर्चा। जो विधायक होगा वही वो मुख्यमंत्री होगा सर? नहीं, इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा मैं। ना ये कोई ऐसा निर्णय, वो तो विधायक दल निर्णय करे। विधायक दल की बैठक होगी, वो निर्णय करे। अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, किसका नाम फाइनल होगा, विधायक दल की मीटिंग में किसे चुना जाएगा, ये सवाल हर किसी के मन में है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह का कहना है कि सीएम कौन बनेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि सीएम की कुर्सी केजरीवाल का इंतजार करेगी। सीएम कौन बनेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आम आदमी पार्टी की जब तक सरकार रहेगी वो दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। लेकिन आज सबसे जरूरी हमारे लिए ये है जनता का फैसला। हम चाहते हैं कि अभी चुनाव की घोषणा हो और जनता अपना जनादेश दे कि क्या उनको लगता है अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। जब किसी विधानसभा का 6 महीने से कम समय रहता है तो केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन कभी भी चुनाव करवा सकते हैं। तो अगर चुनाव आयोग चाहे तो आज चुनाव की घोषणा कर सकती है। कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल का इंतजार करेगी और हम विधायक, मंत्री या जो मुख्यमंत्री बने उस सबका सिर्फ एक ही ध्येय होगा कि कैसे जनता की अदालत में इस अग्नि परीक्षा को पार करके अरविंद केजरीवाल जी को उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए।
हालांकि सौरभ भारद्वाज जो बात कह रहे हैं उसे तो सुनकर ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री फिर चाहे कोई भी बन जाए, सुपर सीएम की भूमिका में तो अरविंद केजरीवाल ही रहने वाले हैं। पार्टी में वो सर्वे सर्वा हैं, उनकी अनुमति से ही सारे फैसले लिए जाते हैं। वो अलग बात है कि ये कहा जा रहा है कि पार्टी का अंदरूनी लोकतंत्र है और जो विधायक तय करेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन सब जानते हैं कि पार्टी में सबसे बड़ा निर्णय किसका होता है। भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, जो नामों को लेकर चर्चा हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि आतिशी का नाम सबसे आगे चल रहा है और सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत एक नाम हो सकते हैं और एक नाम गोपाल राय का, तो किनकी संभावना ज्यादा दिखाई देती है? देखिए, सबसे पहले इसमें एक बात क्लियर है कि दिल्ली की कैबिनेट में अभी जो लोग हैं वो लोग कैबिनेट में रहेंगे, यानी 2 नए नाम शामिल होने वाले हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो लोग अभी कैबिनेट में हैं उन्हीं में से किसी एक का नाम हो सकता है मुख्यमंत्री के लिए। और जो नाम अभी कैबिनेट में है उसमें सबसे ज्यादा काबिल जो पार्टी को और सरकार को लगता है वो आतिशी हैं। उनके पास सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, प्रमुख मंत्रालय उनके पास में है, संगठन का काम भी वो देखती है, पार्टी का काम भी देखती है, और विश्वास है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का दोनों उनके ऊपर में। और इसके साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास में यह है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले दिल्ली की जनता को जो उन्होंने वादा किया था कि महिलाओं को, सभी महिलाओं को 1000 रुपया प्रति महीना देंगे, उसको कैबिनेट में पास करवाना है, उसको लागू करवाना है। आतिशी के साथ प्लस पॉइंट यह है कि अधिकारी लेवल पे भी उनके संबंध अच्छे हैं, तो कैबिनेट के फैसले के बाद इसमें बहुत ज्यादा देरी ना हो, ये प्राथमिकता है सरकार की, और वो आतिशी के आने से आसान हो सकता है बनिस्बत किसी दूसरे मंत्री के। और आतिशी की भूमिका क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है, वो क्यों उनका नाम सबसे आगे आ रहा है, ऐसे भी देखा जा सकता है कि कैलाश गहलोत के पास में पहले वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये तमाम चीजें उनके पास में थी, लेकिन जैसे ही आतिशी का सरकार में इंडक्शन हुआ उसके तुरंत बाद वित्त मंत्रालय उनसे ले लिया गया और सारी प्रमुख जिम्मेदारी आतिशी को दे दी गई है। तो सरकार में अगर क्रमवार देखा जाए तो अरविंद, मनीष और उनके बाद अगर आप देखें तो आतिशी का नाम आता है। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आतिशी ही दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी, लेकिन आधिकारिक रूप से इस पे मुहर लगेगा विधायकों की बैठक के बाद। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचने वाले हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन हो इसके नाम को लेकर चर्चा होगी, ऐसी पार्टी बता रही है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को हमने देखा है कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तय किया जाता है और महज एक औपचारिकता होती है विधायक दल की बैठक में उस नाम का ऐलान कर दिया जाना। तो वो होना है मंगलवार को, यानी कल अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि मंगलवार की शाम तक ही विधायक दल की बैठक हो सकती है और उसमें नाम की चर्चा होगी और उसके बाद फाइनल कर दिया जाएगा। अगर मंगलवार को यह बैठक नहीं होती है तो बुधवार की सुबह भी यह बैठक होगी और सीधे सीधे नाम की घोषणा हो जाएगी कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। लेकिन उम्मीद है कि इस रेस में जिस हिसाब से सबसे आगे आतिशी है तो वही दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया भास्कर पूरी जानकारी के लिए आपका। अब बात राहुल गांधी की। राहुल अमेरिका दौरे से लौट आए हैं, लेकिन अमेरिकी दौरे के दौरान सिखों पर लेकर उनके बयान पर विवाद अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी के बयान को देश विरोधी बता रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री और चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए रवनीत सिंह बिट्टू तो इससे एक कदम आगे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को नंबर 1 टेररिस्ट करार दे दिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर इनाम घोषित करने की मांग की और कहा जांच एजेंसियों को राहुल को देश का सबसे बड़ा दुश्मन मानना चाहिए। रवनीत बिट्टू के इस बयान से कांग्रेस भड़क गई है और उनसे माफी की मांग कर रही है। कांग्रेस नेताओं का रिएक्शन हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा है। जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेट ग्रुप हैं जो सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है।
रवनीत बिट्टू अभी मोदी कैबिनेट में रेल राज्य मंत्री हैं। उन्होंने ये बयान भागलपुर में दिया, जहां वो भागलपुर हावड़ा वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। रवनीत बिट्टू ने इस दौरान राहुल गांधी को आतंकी नंबर 1 करार दे दिया। साथ ही ये भी बयान दिया कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी है ही नहीं, इसलिए उन्हें भारत से प्यार नहीं है। आपको बता दें, बीजेपी में शामिल होने से पहले रवनीत बिट्टू 3 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता रहे हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी के बारे में उनकी राय क्या है, वो आपको सुननी चाहिए। राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बिताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है। कोई सिख यहाँ पे जो खड़ा है किसी पार्टी से जुड़े नहीं है। कोई सिख यहाँ पे बोल पे भागलपुर में भी मुझे किसी ने बोला भी आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा वो पगड़ी नहीं डाल सकते, किसने कहा वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते। एक सिख यहाँ पे खड़ा होके कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दूंगा। इतना मतलब चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की, उनको यूज करने की, अब नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख है भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। रवनीत बिट्टू के बयान पर कांग्रेस बहुत ही आक्रामक है। कांग्रेस नेताओं ने बिट्टू को उनके कांग्रेस से कनेक्शन की याद दिलाई। संदीप दीक्षित ने कहा बिट्टू बीजेपी को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं। तो राशिद अल्वी ने कहा कि रवनीत बिट्टू को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। तारीफों की पुल बांधा करते थे, बल्कि कभी कभी जब हमसे चर्चा होती थी कि देखो क्या ये जो तरीका राहुल जी ने चुना है ये सही है गलत है, तो ऐसे कसीदे पढ़ते थे राहुल जी के कि हमें समझ में नहीं आता था कि यार भाई कोई भी चीज़ जब आप आपस में विश्लेषण करो तो थोड़ा कभी कभी बैलेंस रखना चाहिए। एक तो वो हाइट थी जब मतलब दिन भर केवल आरती किया करते थे, उसके बाद मेरे साथ ये सांसद भी रहे, उसमें भी करते थे। फिर मुझे लगता है कि पिछले कुछ एक सालों में इनको ये जो समझते थे कि जिस तरह ये खुद पंजाब में नेता बन जाएंगे, शायद नहीं बने और इसलिए पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। तो अब भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि आपको अपनी लॉयल्टी दिखानी पड़ती है। इस तरीके का बयान केंद्रीय मंत्री को नहीं देना चाहिए। उन्हें कांग्रेस से और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के पार्लियामेंट के मेंबर रहे, कुछ दिन के लिए वो लोकसभा में कांग्रेस के लीडर भी रहे, तो तब उन्हें ये एहसास नहीं था। जो बात वो आज कह रहे हैं तब उन्हें मालूम नहीं थी। मेरा मानना है, मैं कांग्रेस की लीडरशिप से कहूँगा कि कांग्रेस के अंदर ऐसे जितने लोग हैं जिनका रवैया भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, उनको पार्टी से निकाल के बाहर खड़ा करना चाहिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां धार्मिक जुलूस को लेकर 2 समुदायों के बीच में तनाव हो गया है। बरेली में 12 वफात का जुलूस निकालने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर नई परंपरा शुरू करने का आरोप लगाते हुए 12 वफात के जुलूस के खिलाफ सड़कों पर उतर आया। इसके बाद जुलूस में आए भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया, नारेबाजी होने लगी। करीब 11 घंटे तक दोनों समुदाय आमने सामने थे। एक तरफ जुलूस और भीड़ थी तो दूसरी तरफ रास्ता रोके लोग धरने पर बैठ गए। बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए फौरन भारी मात्रा में फोर्स तैनात की गई। बरेली के थाना बारादरी की ये घटना है। एक पक्ष का आरोप यह है कि उनकी कांवड़ यात्रा को जाने से रोका गया था। ऐसे में वो नई परंपरा के तहत इस जुलूस को नहीं जाने देंगे और इसी बात को लेकर जमकर उत्पात हुआ, हंगामा हुआ, नारेबाजी की गई। बरेली में 12 वफात जुलूस को लेकर हुए टकराव के बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाला। रात भर टकराव की स्थिति बनी रही और इस दौरान दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। करीब 11 घंटे तक समझाने के बाद दोनों पक्षों को वहां से हटाया गया। थाना बारादरी क्षेत्र के जोगी नवादा में मौर्या गली में दोनों पक्ष आमने सामने हुए थे। इस तरह की बात सामने आई थी। पुलिस द्वारा लगातार दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही थी। बातचीत के क्रम में दोनों पक्ष अपनी अपनी कुछ तथ्य सामने रख रहे थे और लगातार बातचीत चल रही थी। दोनों पक्षों से बातचीत के क्रम में चूँकि मुख्य जुलूस का जो समय था वहाँ पर लगभग 4:30-5 बजे समाप्त हो गया था और दोनों पक्ष अपनी सहमति से अपने आप ही अपनी जगह से हट गए। अब मैं आपको दोनों पक्षों का बयान सुनाती हूँ।
पिछले साल इसी एरिया में कांवड़ यात्रा को लेकर एक हंगामा हुआ था। फोर्स बल ने तुरंत रिस्पॉन्स करते हुए मामले को सुलझा दिया था। दोनों समुदाय एक दूसरे पर अभी नई परंपरा का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे कुछ सामने वाली पार्टी है जो कह रहे हैं हम इधर से निकलने नहीं देंगे, ये मामला है। और आगे कुछ लेडीजों ने धरना दे रखा है, धरना प्रदर्शन। तो क्यों नहीं निकलने देंगे वो लोग? वो बस इसी बिना पे नहीं निकलने दे रहे, उनका परमिट है नहीं इधर का, तो वो चोरी छुपे निकले थे। और अभी इधर का परमिट है तो वो निकलने नहीं दे रहे हैं। लोग हर साल निकलते, कांवड़ को 11 लोग की परमिशन थी, 11 लोगों की परमिशन ही 11 लोग गए, 11 लोग गए, उसके बाद वापस 11 ना आंदे। तो ये लोग क्यों निकलेंगे? मतलब आपकी कांवड़ नहीं निकलने दी? हाँ, बस हमारी कांवड़ एक बार निकलती है, ये 100 बार निकलता है। हमें एक बार जाने में दिक्कत है और ये 100 बार निकल जाएंगे, वो सही है?